हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिज़िक्स क्लासेस 937। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फिज़िक्स। क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? यूनिट नंबर 1 जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर का नाम है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। परंतु वो किस तरीके से विभाजित है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकत्व। अब ये क्या है? तो देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं चुंबकीय सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर है? अब वैद्युत चुंबकत्व अर्थात इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक को वैद्युत गतिकी कहते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। क्लियर है? अब क्योंकि जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, ये हमारा पहला चैप्टर है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। परंतु उससे पहले हम लोग दोनों इसकी और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये विभाजन है। तो देखो, जब बात आती है आवेशों की, ठीक है, इसके वैसे तो हमें आवेशों के गुणों के बारे में ही पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जब आवेश स्थिर होंगे, रुके हुए होंगे, तो वो किस तरीके का गुण शो करेंगे, वो जो अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, कूलम्ब्स लॉ आएगा और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, डाइपोल, सब चीज़। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोडायनेमिक वैद्युत गतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत गतिकी कहते हैं। और जब ये गतिशील हो जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, है ना, और उसी के साथ साथ हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चैप्टर है, तो उसमें हमें स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ना है, स्थिर आवेशों के बारे में। परंतु स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ने से पहले आवेश हैं क्या, ये हमें जानना आवश्यक है। ठीक है? तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमने यहाँ पर आवेश लिखा है, चार्ज लिखा है, इसको आप लिख लोगे वैद्युत आवेश और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं, वो कैसे आते हैं, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। पहले होते क्या हैं ये देखो, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। फिर से सुनिएगा, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके वजह से या यूं कहें जिसके कारण विद्युत आकर्षण या विद्युत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। क्लियर है? अब यदि किसी वस्तु पर आवेश है या कोई वस्तु आवेशित है तो वो किस तरीके का गुण शो करेगा वो देखें। सबसे पहली बात, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा होता है ऋणावेश मीन्स नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। क्लियर है? ठीक है, आगे देखें, इसके कुछ और भी गुण हैं। देखो, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, किसी विलगित अर्थात आइसोलेटेड निकाय सिस्टम का आवेश सदैव संरक्षित है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई बॉडी है,
इस पर 2 कूलाम, -2 कूलाम कर लो, 1 कूलाम और 3 कूलाम है। इसका परिणामी आवेश कितना है इस पर? 2 -2 + 1 + 3, टोटल आया कितना? 2। तो ये परिणामी आवेश है। चलो भाई, मतलब इस पर टोटल जो आवेश है वो कितना है? 2 कूलाम का। अब इसी बॉडी को जब हम लोग ऐसे मतलब झकझोर कर, हिलाकर इसको पुनः रख दे, जैसे लूडो होता है ना, लूडो उसकी गोटी जो होती है उसमें हम लोग ऐसे हिलाकर उसको पुनः फेंकते हैं लूडो पर, तो जो भी आता है 6 या 2 ऐसे आता है। तो इसमें जो इस तरीके से आवेश वितरित था, इसको जब हमने हिलाकर इसको पुनः ऐसे रख दिया तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 कूलाम आया, यहाँ पर -4 कूलाम आया और यहाँ पर यक्स है। तो यहाँ पर कितना आवेश आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब कि वो संरक्षित रहता है, जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। तो क्या करेंगे कि x + 3 - 4 ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के, क्योंकि अभी भी दो ही आवेश होना चाहिए उस पर, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3। तो इस तरीके से ये आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब कि उस पर वो पहले से ही आवेशित है और वो उसमें आवेश एक तरीके से निकाय के रूप में उपस्थित है। क्लियर हुआ? तो उन पर आवेश संरक्षित रहता है। ये हमारा दूसरा नियम था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम पर, जो कि है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि प्रकृति में आवेश, प्रकृति मतलब कि जब भी आवेश आपको देखने को मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा? एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है किसी भी वस्तु पर अगर वो आवेश आता है तो, ठीक है। वो क्या होता है कि जो निश्चित न्यूनतम मान होता है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के गुणनफल के पूर्ण गुणनफल के रूप में उपस्थित होगा वो आवेश। अब वो प्लस माइनस साइन हो सकता है। प्लस माइनस साइन का मतलब क्या हुआ अभी आपको हम समझाते हैं, परंतु इसी न्यूनतम मान को हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। ई यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ठीक है। देखो समझो बात को, जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, 1 मिनट, ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्लियर है ना बच्चों? अच्छा, और ये कोई दूसरा परमाणु है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोटॉन 10 हैं इस वाले में और इलेक्ट्रॉन भी 10 है, मतलब कि ये जो परमाणु है ये उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इस पर मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या 12 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी थी -12, ठीक है। प्लस माइनस डजंट मैटर। अच्छा, कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ गया। वो क्या हुई वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे चार्जिंग होता है, परंतु कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया। तो होगा क्या, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा तो जो 12 था अब ये क्या 13 हो जाएगा, और ये 10 था अब वो 9 हो जाएगा। हाँ सर, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये पहले वाले में इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर जो आवेश आएगा वो +1 कूलाम का आवेश आएगा, +1 कूलाम का आवेश आएगा। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इस पर -1 कूलाम का आवेश आया। इसका अर्थ यह भी हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश आएगा या जाएगा वो किस पर निर्भर कर रहा है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पर निर्भर कर रहा है। यही उत्तरदायी होते हैं आवेश उत्पन्न होने में, ठीक है। उत्पन्न होने को बोल रहा हूँ, उत्पन्न तो किया ही नहीं जा सकता, स्थानांतरण करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो मान लो कि एक आया इस पर, किस पर? इस पर एक चार्ज आया तो 1e, 2 आता तो 2e, 3 आता तो 3e, ऐसे ही डैश 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 n इलेक्ट्रॉन आते तो ne। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि Q बराबर
प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। क्या लिखा कि अगर n आवेश आएंगे तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब ये प्लस माइनस एन ई का क्या मतलब हुआ? कह रहा है अगर उस बॉडी पर आवेश आए होंगे तो माइनस लगा देंगे, और अगर निकल रहे होंगे उसमें से तो प्लस लगा देंगे। ये बता रहा है ये साइन। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अरे आई हैं कि नहीं आई हैं? आई होंगी यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा क्लियर है। अब देखते हैं आगे। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि आवेश सदैव किसी वस्तु पर आएगा तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके पूर्ण गुणज के रूप में होगा भैया ई के। ठीक है ना, एन ई। यहाँ एन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या निकल रहे हैं, और ई क्या है? ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। अच्छा, इसमें जो एन है ना, मतलब आवेश अगर किसी वस्तु में से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वो एक यूँ कहें कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके होगा। ऐसा नहीं है कि ये भिन्न के रूप में आए 2/3, 5/7, ऐसे नहीं हो सकता। ये 6/5 ऐसा नहीं होगा। आवेश जब भी आएगा तो वो पूर्ण संख्या के रूप में ही आएगा, या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। परंतु इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, मतलब वो भिन्न के रूप में नहीं होगा, या यूँ कहें कि पॉइंट के रूप में तो नहीं आएगा। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो, मैं शॉप पर, मान लो आप मोबाइल लेने गए तो क्या कहोगे? भैया आधी मोबाइल दे दो तोड़कर। नहीं, जब भी लोगे तो आप वो पूरा का पूरा ही लोगे, उसका संपूर्ण भाग। ठीक है, उसी तरीके से आवेश भी अगर किसी वस्तु में आ रहा है या जा रहा है तो वो पूर्ण संख्या के रूप में ही आएगा, भिन्न के रूप में नहीं आएगा। परंतु गैलमान नामक वैज्ञानिक ने यह खोज निकाला, कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश कितने थे, ऐसे भी आवेश पाए गए कि 2/3 ई एंड माइनस, सॉरी प्लस माइनस हो सकता है, 1/3 ई, ऐसे कुछ था। ये इसमें डाउट है, परंतु हाँ ऐसे कुछ था, भिन्न के रूप में उन्होंने प्राप्त कर लिया, गैलमान नामक वैज्ञानिक जी ने। ठीक है, कुछ ऐसे कणों की उन्होंने खोज की। परंतु क्योंकि अभी तक हमारे जो सिलेबस में है वो इसी पर बातें चलती हैं, तो हम लोग भी ये मान कर चलेंगे अभी तो हमारा जो आवेश है वो किस तरीके से आता है? पूर्ण संख्या के रूप में आता है। क्लियर हुआ? अच्छा चलो भाई आगे चलो। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ ही उत्पन्न होता है। मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है, मतलब अगर कोई वस्तु है, इस पर आवेश है, मान लीजिए प्लस कूलम है, तो उस वस्तु का अवश्य ही कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। क्लियर है? क्योंकि आवेश किसी भी वस्तु पर अगर आता है तो वो वस्तु का द्रव्यमान होना अनिवार्य है। यही कह रहा है कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ ही उत्पन्न होता है। ठीक है, परंतु अगर आवेश किसी वस्तु पर 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वस्तु का द्रव्यमान 0 हो। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है यार कि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो वो उदासीन है, इसलिए उस पर आवेश नहीं है। लेकिन अगर आवेश है तो हम लोग ये यकीन के साथ बोल सकते हैं कि उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। ये बात बता रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगली चीज़ ये यूँ कहें कि आगे का जो टॉपिक है, अब जो हमने अभी अभी पढ़ा कि आवेश होता है, आवेश के गुण है, आवेश का गुण ये है कि वो आकर्षण प्रतिकर्षण रखता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आवेश किसी वस्तु पर आता कैसे है? हमने तो गुणों के बारे में पढ़ लिया, आवेश के बारे में पढ़ लिया,
ठीक है। लेकिन वो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर किस तरीके से स्थानांतरित होते हैं, उनके क्या मेथड है, वो हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वो होता है कूलाम। कूलाम, ठीक है ना। और अगर सीजीएस मात्रक इसका बात किया जाए, सीजीएस, तो वो होता है स्टेट, स्टेट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। क्लियर है बच्चा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवेशन क्या है भैया, किस तरीके से कोई भी वस्तु आवेशित होती है। तो देखो, आवेशन की वैसे तो बहुत सी विधियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से विधि है, मतलब कि जो हमें पढ़ना है, वो कौन कौन सी है? एक तो है घर्षण विधि, एक तो है घर्षण विधि फ्रिक्शन मेथड, दूसरा है चालन विधि जिसको कंडक्शन मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है प्रेरण विधि जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड, ठीक है ना, इंडक्शन मेथड। तो क्या है ये घर्षण विधि, किस तरीके से आवेशित होती है कोई वस्तु? तो देखो, जैसे हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी करते थे हम लोग। वो क्या करते थे भाई साहब की, कोई कलम जो होती थी, कलम को हम लोग क्या करते थे कि अपने बालों में रगड़ कर जब उनको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते थे, तो हम पाते थे कि ये जो कागज़ के टुकड़े ये कलम पर जाकर चिपक जाते थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने इस कलम को अपने बालों में रगड़ा, तो हुआ क्या, ये कलम आवेशित हो गई। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किस में से निकले किस में गए वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये बात हुआ कि ये आवेशित हो गया रगड़ खाने की वजह से। अब रगड़ खाने की वजह से जब ये आवेशित हो गया, तो इन कागज़ के टुकड़ों के पास जब हम लोग लेकर गए, तो ये इनको आकर्षित करने लगा। तो हो ना हो इन पर अलग अलग आवेश होंगे, विजातीय आवेश होंगे, तभी तो ये आकर्षित कर रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। मतलब कि ये मान लीजिए कांच का कोई छड़ है, जब इसको सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो होता क्या है, ये दोनों आवेशित हो जाती हैं। अब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, किसमें नहीं निकले होंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन ये माना गया कि जो एक कांच का छड़ है, इसी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये सिल्क में चले जाते हैं। हमने बताया कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से घर्षण विधि हो गया। या कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं कि बिल्ली के खाल, मतलब फर को जब हम लोग एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, तो वो वहाँ पर वो भी आवेशित हो जाती है। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, तो ये है घर्षण विधि द्वारा वस्तु को आवेशित करना, मतलब आवेश का स्थानांतरण, ठीक है ना, क्योंकि आवेशित तो किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब चालन विधि क्या है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। परंतु एक बात और मैं भूल गया आपको बताना, कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, मतलब कि -Q और ये भी -Q, तो इनकी प्रकृति समान है, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि धक्का देंगे भैया, पास नहीं आने देंगे। अच्छा, वो +Q भी हो सकता है, दोनों +Q, यहाँ पर ये +Q, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। परंतु अगर सजातीय आवेश है, सॉरी विजातीय आवेश है, वो दोनों तो सजातीय थे, मतलब एक +Q है और एक -Q आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, आकर्षित करेंगे। आकर्षण, ये भी इनका गुण है, आकर्षण होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें हैं आवेश के बारे में। अब अगले लेक्चर में दो इसके प्रॉपर्टी और हैं, जिसको हम लोग चालन विधि द्वारा, सॉरी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, आवेशन की विधियाँ हैं। चालन विधि द्वारा किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण, और दूसरा होगा प्रेरण विधि द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
एक बात और कि कुछ दिनों तक आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है ना? मतलब नोट्स के माध्यम से ही। उसके बाद हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? पढ़ते रहिए।